नमस्कार दोस्तों। 2024 प्रीलिम्स के लिए टॉप 300 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ के तहत आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। आगे चल के आपको ये शब्द दिखाई देगा शॉर्ट फॉर्म में, जिसका मतलब है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, NJDG। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए सीधे पॉइंट की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक चीज़ मैं हमेशा आपको याद दिलाता रहूँगा कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो दिमाग में बैकग्राउंड में ये बात चलती रहनी चाहिए कि इस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न बनाया जा सकता है। वरना हम या तो बेहोश हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, हमारी नज़रें लाइनों पे दौड़ रही हैं, दिमाग में कुछ नहीं घुसता है, हम एक्टिव होकर नहीं पढ़ाई करते हैं और पढ़ भी लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं, तो वो चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो चीज़ें हाईलाइट नहीं होती तो उनके भूलने की संभावना ज़्यादा होती है। और ऐसे ही पढ़ाई करके जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो पता चलता है कि क्वेश्चन उस टॉपिक से तो आया है जो हमने पढ़ा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इसका उत्तर क्या है, क्योंकि चीज़ों पर हमने ध्यान नहीं दिया था। वो जो महत्वपूर्ण बातें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको हमने इग्नोर कर दिया था। ये नहीं करना है। फिलहाल इस सीरीज़ में हम इसी आधार पर पढ़ाई करते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं कि कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए फिलहाल इसमें देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो पहली लाइन है इसको आप समझेंगे तो आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक का। मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान से समझिए। NJDG नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड 18,735 जिला, अधीनस्थ और उच्च न्यायालयों में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अभी बताऊँगा कैसे। जिला न्यायालय ये आंकड़ा छोड़ दीजिए क्योंकि ये अपडेट होता रहेगा, बढ़ता घटता रहेगा, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालयों में और जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं उनकी बात हो रही है। उनके आदेशों, निर्णयों, मामलों के विवरण का एक डेटाबेस है, डेटा इकट्ठा किया गया है, ठीक है, जिसे ई न्यायालय प्रोजेक्ट, ई कोर्ट परियोजना है, ई कोर्ट प्रोजेक्ट है, उसी के तहत एक ऑनलाइन मंच के रूप में स्थापित किया गया है। इस एक लाइन से कितने प्रकार से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले तो समझने वाली बात यही है कि ये क्या है डेटा ग्रिड। तो बेसिकली इसमें डेटा है, जुडिशियल डेटा है, और इस पर भी एक लाइन बनाई जा सकती है कि इसमें किस किस तरह के डेटा को शामिल किया गया। जैसे UPSC ये पूछ सकती है कि इसमें सिर्फ जो निर्णय दिए गए हैं उनका डेटा है, या फिर सिर्फ ऐसे जो मामले हैं देश भर में उनका डेटा है इस ग्रिड में। ऐसा नहीं है, जो आदेश दिए गए हैं, निर्णय दिए गए हैं, मामले दिए गए हैं, वो सारे इसमें शामिल हैं। और अगर सिर्फ लगा के UPSC कोई लाइन लिखती है तो उसके गलत होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी लाइन से एक अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है कि ये जो डेटा ग्रिड है फिलहाल सिर्फ हाई कोर्ट्स को जोड़ता है, हाई कोर्ट्स के लिए उपलब्ध है। गलत हो जाएगा, आपको यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा जिला न्यायालय में भी है, अधीनस्थ न्यायालय में भी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। हालांकि उच्च न्यायालय को लेकर के एक लाइन आगे है, आपको समझ में आएगा, फिर थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे एक और क्वेश्चन बनाया जाए और ये कहा जाए कि देश के सभी न्यायालयों में ये व्यवस्था लागू है, वो भी गलत हो जाएगा। यहाँ साफ साफ आंकड़ा लिखा हुआ है, सिर्फ इतने ही नहीं है, सबको मिला दें तो सिर्फ इतने नहीं और भी हैं। तो जो इससे जुड़ने के लायक हैं, आगे अगली लाइन जो है उस पर हम समझेंगे, बस उन्हें शामिल किया गया है, आगे किया जाएगा और भी, ठीक है। तो ये बात आपने समझ लिया कि इसमें डेटा है, कौन कौन सा डेटा है ये भी समझ लिया, किन किन न्यायालयों में है, कितने न्यायालयों में, ये भी समझ लिया। अब आगे समझते हैं, इस लाइन को पढ़िए। डेटा को कनेक्टेड जिला तथा तालुका न्यायालयों द्वारा लगभग वास्तविक समय के आधार पर, रियल टाइम के आधार पर अपडेट किया जा सकता है, ठीक है। और यह देश के सभी कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही या निर्णयों से संबंधित डेटा प्रदान करता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये लाइन लिखी गई है कि देश के सभी कंप्यूटरीकृत, अगर कंप्यूटरीकृत को हटा दें तो सभी वाली लाइन सही नहीं होगी। जो जिला न्यायालय जहाँ पे कंप्यूटर की व्यवस्था हो चुकी है उनकी बात हो रही है, ठीक है, उनसे संबंधित डेटा की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, मैं जो कह रहा था हाई कोर्ट की बात, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं हमारे देश में उन सब में ये व्यवस्था है, ये सेवा वहाँ पे उपलब्ध है और वहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। लेकिन जब कहा जाए कि देश के सारे अदालतों में, तो सब आ जाएंगी, फिर दिक्कत हो जाएगी।
हाई कोर्ट सभी जुड़ चुके हैं, लेकिन बाकी जो अधीनस्थ हैं, जो जिला न्यायालय हैं, उनमें जो कंप्यूटरीकृत हैं, जहाँ पे कंप्यूटर की व्यवस्था हो चुकी है, वहाँ पे ऐसी सुविधा मिल रही है। आगे चल के जो बचे कुचे हैं वहाँ भी हो जाएगी। महत्वपूर्ण परियोजना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है जिसका नाम है राष्ट्रीय डेटा शेयरिंग और एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी। उसी के अनुसार, इस पॉलिसी के अनुसार, ये जो डेटा ग्रिड है केंद्र और राज्य सरकारों को ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रदान करता है। ये क्या हुआ, पूछा जा सकता है। क्या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो एपीआई है वो एनजेडीजी का हिस्सा है, नेशनल डेटा ग्रिड का हिस्सा है, जो जुडिशियल डेटा उसकी बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल यही समझिए कि ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि इसी के तहत राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को ये सुविधा मिल रही है। यह एपीआई निर्दिष्ट विभागीय आईडी और एक्सेस कुंजियों का उपयोग करके एनजेडीजी डेटा तक सुव्यवस्थित पहुंच में मदद करता है। मतलब ये हुआ कि कुछ विभागों को ये सुविधा दी गई है कि उनके पास आईडी होती है, उससे वो कर सकते हैं, और एक्सेस कुंजी का मतलब सिंपल पासवर्ड जो है उसका इस्तेमाल करके इस डेटा तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे मामले होते हैं जिनका अध्ययन करना होता है, सरकार को फैसला लेना होता है, कुछ चीज़ों की जांच हो रही होती है, तो वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी सुविधा जो है दे दी गई है कि आप इस तरीके से वहाँ पहुँच सकते हैं। यही है एपीआई। अब अलग से इस परियोजना के अंदर घुस के यूपीएससी सिर्फ इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछ ले कि एपीआई क्या है, इसका फुल फॉर्म आपने देखा ही है, तो उसमें कई लाइनें हो सकती हैं कि केंद्र सरकार के कुछ विभागों को इस न्यायिक डेटा ग्रिड में जाके वहाँ के डेटा को एक्सेस करने की सुविधा मिलती है, या फिर इसके तहत कोई परमाणु शक्ति की बात की जा सकती है, किसी वैक्सीन की बात की जा सकती है। ऐसे घुमा फिरा के इसको जोड़ के 4 लाइनें बनाई जा सकती हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए। आगे चलते हैं। यह सुविधा संस्थागत वादियों के मामले का मूल्यांकन और निगरानी करने के लिए है तथा भविष्य में गैर संस्थागत वादियों तक पहुंच बढ़ाने की योजना है। ये जो एपीआई वाली सुविधा है, फिलहाल तो अभी इंस्टीट्यूशनल जो लिटिगेशंस हैं, जो मामले हैं, उनकी बात कर रही है, उससे संबंधित है। आगे चल के जो गैर संस्थागत हैं उससे भी जुड़ जाएगी। ठीक है, अगर हम महत्व की बात कर लें तो ये महत्व आप मेंस में भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये टॉपिक ऐसा है कि जब न्यायालय की दक्षता पे बात हो, न्यायालय से संबंधित किसी ऐसे एंगल की बात हो जिसमें उसकी भूमिका या किसी और चीज़ के विश्लेषण करने की ज़रूरत पड़े, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ासतौर से जब मामलों की बात हो रही कि हमारे देश में इतने मामले लंबित हैं, उनका क्या किया जाना चाहिए, तब भी आप यहाँ पे इसका जिक्र कर सकते हैं उपाय के तौर पे। देखिए, ये जो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है, मामलों की पहचान, प्रबंधन और लंबित मामलों को कम करने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में काम करता है। आसानी से आप देख पाएंगे, मतलब जिनको एक्सेस है वो देख पाएंगे कि कितने मामले हैं, कैसे उनका मैनेजमेंट हो रहा है, किस दर से मामले हल हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। महत्वपूर्ण है। यह मामलों के निपटाने में देरी को कम करने के लिए, नीतिगत निर्णय लेने के लिए समय पर इनपुट प्रदान करने में सहायता करता है तथा लंबित मामलों को कम करने में मदद करता है। कई बार क्या होता है ना कि कोई केस चल रहा है, सेम उसी पैटर्न पर, उसी तरीके से पहले भी कोई मामला आ चुका है। समझिए इस चीज़ को, पहले भी वैसा मामला आ चुका है और किसी न्यायालय ने उस पर निर्णय दिया है। मान लेते हैं कि हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है और उसी तरह का फैसला पहले भी, मतलब उसी मामले पे पहले भी फैसला सुनाया जा चुका है। हो सकता है किसी हाई कोर्ट ने सुनाया हो किसी राज्य के, या सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। तो अगर हमारे पास उस डेटा तक पहुंच हो तो हम आसानी से सारे मामले को पढ़ लेंगे, देख लेंगे लगभग सिमिलर है, तो इस हिसाब से ये फैसला होना चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत भी अलग है तो उसका विश्लेषण करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ हमें शुरू से हर चीज़ की व्याख्या करनी पड़ती है, हर चीज़ के लिए तर्क जुटाना पड़ता है और फिर मामले को आगे बढ़ाना पड़ता है, ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे भी करोड़ों मामले हमारे यहाँ पेंडिंग हैं, तो उसे आसानी से कम समय में हल किया जा सकता है, मामलों को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये फ़ायदे की बात है। और एक लाइन ये है, यह न्यायालय की कार्यवाही और प्रणालीगत बाधाओं की बेहतर निगरानी की सुविधा भी प्रदान करता है तथा इस प्रकार एक कुशल संसाधन प्रबंधन उपकरण के रूप में काम करता है। ये तीनों लाइनें आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं।
इसको लेकर के यूपीएससी कुछ ऐसे क्वेश्चन बना सकती है कि इस न्यायिक डेटा ग्रिड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है, 3-4 लाइनें दे दी जाएं, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। या फिर जो नया पैटर्न है कि जो कौन सी जोड़ी सही है, केवल एक युग्म, केवल एक, केवल दो, दोनों, चारों, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी विशेषताएं आपको ऐसे ध्यान रखनी है। एक एंगल बनता है इसके, एक और है यहाँ पे, हाँ, भूमि विवादों से संबंधित मामलों को ट्रैक करने के लिए 26 राज्यों के भूमि रिकॉर्ड को इसके साथ जोड़ा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, महत्वपूर्ण है। वैसे तो हमें पता ही है कि कौन कौन से मामले सारे शामिल किए गए हैं, तो भूमि विवाद के मामले भी इसमें शामिल किए गए हैं। अलग से अगर ये लाइन लिख दे यूपीएससी तो शायद हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो 26 राज्यों के भूमि रिकॉर्ड डेटा को इसमें शामिल किया गया है। उससे भी संबंधित, ज़मीन से संबंधित बहुत सारे मामले आते रहते हैं, ठीक है, इसे इसे भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर यूपीएससी थोड़ा सा साइड में जाकर क्वेश्चन पूछे किसी और टॉपिक पे, मान लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक पे क्वेश्चन आया है, एक बार मेरे ख्याल से 2019 के प्री में पूछ लिया था कि किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट बनाता है। मेरे ख्याल से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है। इस लाइन को समझिए। 2018 के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने अनुबंध प्रवर्तन की सुविधा प्रदान करने वाले केस प्रबंधन रिपोर्ट तैयार करने में इस डेटा का मतलब इसका इस्तेमाल किया था, इसकी भूमिका की सराहना की थी कि ये अच्छा काम कर रहा है, इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आसान हो रहा है, तो बढ़िया बात है। इसको लेकर के थोड़ा सा साइड में हट के यूपीएससी पूछे तो कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरे इसका वर्ल्ड बैंक से क्या लेना देना है। वर्ल्ड बैंक ने इसकी सराहना की थी। वैसे भी आप जानते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे ध्यान देता है कि किन किन वजहों से, किन चीज़ों की वजह से बिजनेस करना आसान या मुश्किल हो रहा है, ठीक है। यह मान्यता कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने में एनजेडीजी के महत्व को रेखांकित करती है, यानी कि इससे जो है बिजनेस करना अच्छा हो रहा है, आसान हो रहा है, सुगम हो रहा है। तो ये कुछ बातें हैं राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से संबंधित, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पीडीएफ नोट्स की जहाँ तक बात है, जो दोस्त ग्रुप में जुड़े हैं उन्हें पीडीएफ नोट्स इसकी मिल जाएंगी, चिंता ना करें। और अभी तक टॉप 300 की जो पहला टॉप 300 यानी कि स्टैटिक की बात करें, उस सब कुछ आपको दिया जा चुका है। पीडीएफ अपडेट भी हो रही है, उसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक पीडीएफ नोट नहीं ली है, इसके अलावा यूपी पीसीएस की भी नोट मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके लिए मैं नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ। उसमें आप देखेंगे वीडियो है, बेसिकली सारी जानकारी मिल जाएगी, कौन कौन सी नोट आपको मिल रही है, कैसे मिल रही है। जल्दी से नोट लेके उसे तैयार कर लीजिए, क्योंकि समय बीत रहा है और मैंने तो सबूत भी दिखाया कि देखिए इन टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जल्दी से तैयार करेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। रिवाइज़ करना, बार बार रिवाइज़ करके उसको तैयार करना आसान हो जाएगा, फिर आराम से प्री निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।